Hello everyone, this is Jiten and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the seventh chapter, that is the making of regional cultures. It is the seventh chapter from the class 7 social science history book. तो जो भी बच्चे क्लास 7 के हैं वो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, जो टॉपिक्स हैं, तो उनको अच्छे तरीके से डिस्कस किया जाएगा। और अगर किसको जनरल नॉलेज के पर्पज से भी देख रहा है तो वो भी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि इसमें वर्ड बाय वर्ड इस चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चैप्टर पढ़ रहे हैं द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो रीजनल का मतलब कि क्षेत्रीय और कल्चर्स का मतलब संस्कृति। तो जो लोकल लेवल पे जो कल्चर्स थे तो उन लोग का कैसे मेकिंग हुआ, कैसे बने वो लोग, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। आगे बढ़ने से पहले अगर पढ़ाई में किसी तरह का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो। या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो बच्चों, मैं सब पे कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ। ओके, तो इन्फॉर्मेशनल ही रहता है। और तो ठीक है, जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो चैप्टर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 7 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। वन ऑफ द कॉमनेस्ट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक। तो लोगों के बारे में बता पाना बहुत आसानी तरीके से, एक कॉमन तरीका, एक आम रास्ता ये है कि वो कौन सी भाषा बोलते हैं उसके आधार पर बताना। When we refer to a person as a Tamil or an Uriya, जब हम किसी इंसान को तमिल कहते हैं या फिर उड़िया कहते हैं, this usually means that he or she speaks Tamil or Uriya and lives in Tamil Nadu और उड़ीसा। तो इसका यही मतलब होता है कि उसका जो बोली है, उसकी जो भाषा है, वो बोलता है तमिल या तो उड़िया बोलता है, और वो या तो तमिलनाडु का रहने वाला है अगर तमिल बोल रहा है, और उड़ीसा का रहने वाला अगर उड़िया बोल रहा है। We also tend to associate each region with distinctive kinds of food। हम लोग अलग अलग क्षेत्रों को वहाँ पे अलग अलग तरीके से पाए जाने वाले भोजन से, डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ फूड्स, क्लोथ्स वहाँ पे पहनने जाने वाले कपड़ों से, पोएट्री कविताओं से, डांस नृत्य, म्यूजिक संगीत एंड पेंटिंग, इन सब चीजों से हम लोग अलग अलग चीजों को, अलग अलग जगहों को, अलग अलग लोगों को इससे डिस्क्राइब करते हैं। समटाइम्स वी टेक दीज आइडेंटिटीज फॉर ग्रांटेड एंड assume that they have existed from time immemorial। कई बार हम लोगों ने इन सब चीजों को अपनाया और ऐसा माना कि ये अनंत काल से चलते आ रहे हैं, इमेमोरियल। However, the frontiers separating regions have evolved over time and in fact are still changing। ओके, तो फ्रंटियर्स यानी जो सीमाएं हैं, जिन रीजन्स में जो कल्चर भी डेवलप हुआ, जो फूड डेवलप हुआ, जो क्लोथ डेवलप हुआ, जो पोएट्री, जो डांस, जो म्यूजिक, इस तरह जो भी आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर फॉर्म्स, कल्चरल फॉर्म में जो भी डेवलपमेंट हुआ, तो वो क्या है कि एक सीमा के दायरे में रहा किया है और ये अभी भी इवॉल्व हो रहा है। Also, what we understand as regional cultures today are often the product of complex processes of intermixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent। तो जिसे हम लोग रीजनल कल्चर्स कह रहे हैं आज के समय में, वो प्रोडक्ट है कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का, जटिल स्टेप्स का, ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशंस। जो लोकल परंपराएं हुआ करती थी तो उन सबको मिला करके अभी के समय में कल्चर जो है, रीजनल कल्चर जो वो बने हैं, विद आइडियाज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। और उसमें अपने उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्र के भी आइडियाज उसमें इंक्लूड किए गए हैं। एज वी विल सी, सम ट्रेडिशंस अपीयर स्पेसिफिक टू सम रीजन्स। हम लोग देखेंगे कि कैसे कुछ ट्रेडिशंस है, कुछ परंपराएं जो है वो कुछ खास जगह के लिए बनी हुई है। अदर्स सीम टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन्स। कुछ ऐसे परंपराएं भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पाए जा रहे हैं और सब एक तरीके से हैं। एंड येट अदर्स डिराइव फ्रॉम ओल्डर प्रैक्टिसेस इन अ पर्टिकुलर एरिया। और कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जिनको किसी खास जगह में पुराने तरीके से किया जाता था, अब नए तरीके से हो रहा है। बट टेक अ न्यू फॉर्म इन अदर रीजन्स। ठीक है, तो लेकिन दूसरे जगह पे वो नए तरीके से किया जा रहा है, या हो सकता है कि उसी जगह पे भी नए तरीके से किया जा रहा हो। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ट्रेडिशंस, कल्चर्स डेवलप होते रहे। ओके, तो अभी अगला टॉपिक पढ़ने से पहले यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड इन द लास्ट 10 years। तो बच्चों ये ग्रुप एक्टिविटी है, तुम लोग अपने से भी परफॉर्म करना, पता करना रहेगा कि आखिरी 10 सालों में कितने नए स्टेट्स बने हैं। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स, इज ईच ऑफ दीज स्टेट्स और रीजन, और क्या ये जो स्टेट्स बने हैं क्या ये पहले कोई क्षेत्र था या अभी भी कोई क्षेत्र है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिस्कस करना आपस में तुम लोग। Now the topic which you are going to read is the Cheras and the development of Malayalam। चेरा का किंगडम था और मलयालम का विकास। Let us begin by looking at an example of the connection between language and region। हम लोग एक कनेक्शन के माध्यम से जानेंगे किसी एक क्षेत्र के बारे में और वहां की बोली जाने वाली भाषा के बारे में। The Chera kingdom of Mahodayapuram was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula, part of the present day Kerala।
ओके, तो इसको ब्रेक करते हुए द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम का जो चेरा किंगडम था वो स्टैब्लिश हुआ था 9th सेंचुरी में इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला जो तीनों तरफ से पानी से घिरा रहा था। अपने इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो उसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में जिसे हम लोग केरला के नाम से जानते हैं। तो केरला स्टेट है बच्चों जो, जहाँ की भाषा है मलयालम, तो उसी के विकास के बारे में, उसी के डेवलपमेंट के बारे में हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। इट इज लाइकली दैट मलयालम वाज स्पोकन इन दिस एरिया, ऐसा माना जाता है कि मलयालम इस एरिया में बोला जाता था। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस, जो यहाँ के शासक थे उन लोगों ने मलयालम लैंग्वेज को अपनाया और इनको अपने इंस्क्रिप्शंस में और इतने स्क्रिप्ट्स में जो भी लोग लेखाकार का काम किया करते थे तो उसमें मलयालम लैंग्वेज से उसको शामिल किया। In fact, this is one of the earliest examples of the use of regional language. ये earliest examples है regional language के इस्तेमाल का in official records in the subcontinent, और subcontinent के एरिया में ये जो मलयालम लैंग्वेज है ये ऑफिशियल लैंग्वेज है केरला का। ओके, तो यहाँ पे इमेज बना हुआ है एन अर्ली केरला इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड इन मलयालम। ठीक है, तो ये केरला इंस्क्रिप्शन है, ताम्रपत्र आई थिंक कॉपर की प्लेट पे इसको लिखा गया होगा, क्योंकि अगर लीफ होता तो लीफ की तरह दिखता भी। ओके, तो ये इंस्क्रिप्शन इसमें खोद करके, लेकिन इसका लैंग्वेज क्या है तो मलयालम में है। At the same time, the Cheras also drew upon the Sanskritic traditions. तो जहाँ पे मलयालम भाषा का इस्तेमाल हो रहा था जोर से, तो वहीं पे जो चेरा किंगडम से जो राजा थे वो लोग सांस्कृतिक परंपराओं को भी अपनाते थे, जो संस्कृत धर्म में अपनाया जाता था, ब्राह्मणों के द्वारा जो अपनाया जाता था। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला, तो मंदिर का जो थिएटर था केरला में, विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड, जो कि 9th सेंचुरी के आसपास का पाया जाता है, बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। तो इस थिएटर में जो स्टोरीज का परफॉर्मेंस होता था तो वो सब संस्कृत के काव्य से या फिर गाथाओं से लिया जाता था। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स इन द मलयालम डेटेड टू अबाउट द 12th सेंचुरी। मलयालम में जो पहला लेख मिलता है, लिटरेरी वर्क मतलब जो लिखा हुआ चीज मिलता है, तो वो 12th सेंचुरी में मिलता है। और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फ्रॉम द 9th सेंचुरी। ओके, महोदयापुरम में जो केरा किंगडम स्टार्ट हुआ था वो 9th सेंचुरी में। अबाउट द 12th सेंचुरी आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत। तो जो संस्कृत में जो टेक्स्ट मिलता है वो डायरेक्टली संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, 12th सेंचुरी में जो टेक्स्ट मिलता है वो डायरेक्ट संस्कृत से लिया गया है। इंटरेस्टिंगली एनफ अ 14th सेंचुरी टेक्स्ट, तो ये क्या है कि 14th सेंचुरी टेक्स्ट द लीलातिकम डीलिंग विद द ग्रामर एंड पोएटिक्स। ठीक है, तो 14th सेंचुरी का एक लेख है जो इसका नाम है लीलातिलकम। तो ये क्या है कि इसमें ग्रामर और पोएट्स है, वाज कंपोज्ड इन मनी प्रबलम। ओके, तो इसमें मनी प्रबलम लिटरली में लिखा गया है। डायमंड्स एंड कोरल्स, जिसका मतलब क्या है हीरे और पत्थर, रेफरिंग टू द टू लैंग्वेजेस संस्कृत एंड द रीजनल लैंग्वेज। तो इसमें दो लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, संस्कृत और रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में, यानी वहाँ पे जो क्षेत्रीय भाषा यानी मलयालम भाषा के बारे में। ठीक है, चेरास के बारे में हम लोग जाना, वहाँ उन लोगों ने कैसे मलयालम भाषा को संस्कृत से भी डिराइव किया। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड आउट व्हेन द लैंग्वेजेस यू स्पीक एट होम वर फर्स्ट यूज्ड फॉर राइटिंग। घर पे जो भाषा का इस्तेमाल करते हो बोली चाली में, तो वो पहली बार कभी लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नाउ द टॉपिक व्हिच आर गोइंग टू रीड इज द रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, यानी शासक और उनके धार्मिक परंपराएं। द जगन्नाथ कल्ट। ठीक है, तो जगन्नाथ मंदिर के बारे में तुम लोगों ने सुना होगा बच्चों, जगन्नाथपुरी के बारे में अगर सुना होगा तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। अब उससे पहले एक यहाँ फिगर बना हुआ है जो द आइकन्स ऑफ बलभद्र, सुभद्र एंड जगन्नाथ, पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट उड़ीसा। तो यहाँ पे आइकन्स बने हुए हैं बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ का। ठीक है, बालभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ का। ठीक है, कि पाम लीफ में बना हुआ है, उड़ीसा के उड़ीसा में पाया गया इस पाम लीफ को। ओके, तो हम लोग जानने वाले जगन्नाथ कल्ट के बारे में, रूलर्स और रिलीजियस ट्रेडिशंस। इन अदर रीजन्स रीजनल कल्चर्स ग्रू अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। दूसरे क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय संस्कृति थी तो वो क्षेत्रीय परंपराओं पे ग्रुप की। ठीक है, संस्कृति जो वास्ट रीजन पे फैला और परंपरा जो कि लोकल लेवल पे था। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ। तो एक इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देखने को मिलता है कल्ट ऑफ जगन्नाथ, यानी जगन्नाथ का जो पूजा पाठ करने वाले हैं। लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड अ नेम फॉर विष्णु, जिसका मतलब होता है कि भगवान दुनिया के देवता, जिन्हें हम लोग विष्णु के नाम से जानते हैं। At Puri. So this is the cult of Jagannath is at Puri in Odisha. To date, the local tribal people make the wooden image of the deity. आज के तारीख तक अभी भी वहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल है वो लोग लकड़ी के देवता बनाते हैं, which suggests that the deity was originally a local god. जिससे ये पता चलता है कि वो जो देवता थे वो एक लोकल गॉड थे, who was later identified with Vishnu, जिनका बाद में पहचान विष्णु के तौर पर होने लग गया। In the 12th century, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गंगा डायनेस्टी। तो 12वीं शताब्दी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे गंगा डायनेस्टी के, अनंत वर्मन, डिसाइडेड टू इरेक्ट ए टेम्पल फॉर पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी। तो अनंत वर्मन एक डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी के राजा थे, तो उन्होंने पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर बनाने का सोचा पुरी में। सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग
Anga Bhim III dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god. ठीक है, तो साथ में 1230 के समय में अंग भीम तीसरी जो थे उन्होंने अपने साम्राज्य को इन भगवान को अर्पण कर दिया, यानी जो अपना जमीन जायदाद जो भी था, इनके पास जो भी धन दौलत था, तो सब अपने भगवान को अर्पण कर दिया और अपने आप को भगवान का नौकर बता दिया, अपने सेवक बता दिया उन्होंने। डिप्यूटी यहाँ कहने का मतलब भगवान का सेवक। As the temple gained in importance as a center of pilgrimage, तो जैसे जैसे इस मंदिर को एक तीर्थ स्थल का रूप मिलते गया, its authority in social and political matters also increased, तो इसका सामाजिक और राजनीतिक मामलों में इसका भी हस्तक्षेप देने लग गए ये मंदिर की अथॉरिटी भी। All those who conquered उड़ीसा, जिन जिन लोगों ने उड़ीसा पे कंकर किया, such as the Mughals, Marathas and the East India Company, attempted to gain control over the temple, तो जिन जिन लोगों ने उड़ीसा पे हमला किया, जैसे वो मुगल्स हो गया, मराठा हो गया, फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों ना हो, तो इन लोगों ने इस मंदिर पे भी कब्जा करने की कोशिश किया। They felt that this would make their rule acceptable to the local people, उनको ऐसा एहसास हुआ कि इससे जो लोकल लोग हैं उन लोगों पे भी वो लोग कब्जा कर पाएंगे, अगर मंदिर पे कब्जा कर पाए तो ठीक है, उन पे अपना शासन भी चला पाएंगे, तो मुगल, मराठा, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन वो लोग सफल ना हो पाए थे। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने जाना अभी जगन्नाथ कल्ट के बारे में, यानी उड़ीसा के जो ट्रेडिशंस, जो रिलीजियस कल्चर बढ़ा वो, और उससे पहले हम लोगों ने जाना केरला के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द राजपूत्स एंड द ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म। ठीक, ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म यानी वीरता की परंपरा और राजपूत के बारे में। तो यहाँ पहले सबसे पहले जो एक इमेज बना हुआ है बच्चों, ये जगन्नाथ टेम्पल का जो पुरी के उड़ीसा में स्थापित है, ये जगन्नाथ टेम्पल का फोटो बना हुआ है, अपने बुक में देखना इसे। नाउ द टॉपिक व्हिच वी विल रीड इज द राजपूत्स एंड द ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म यानी वीरता की परंपराएं, जिनको राजपूत से जोड़ा जाता है। इन द 19th century, the region that constitutes most of the present day राजस्थान, तो 19th century में, आज के समय में जो अधिकतर हिस्सा जो राजस्थान में आता है, was called राजपुताना by the British, तो उस रीजन को ब्रिटिशर्स के द्वारा राजपुताना कहा गया था, राजस्थान के उस रीजन को। While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs, तो राजपुताना अंग्रेजों के द्वारा उसका नाम रखा गया, तो इससे यही पता चलता है कि वो एरिया था जहां पे मेनली राजपूत या फिर सिर्फ राजपूत ही रहते थे। दिस इज ओनली पार्टली ट्रू, लेकिन ये क्या था सही है। There were and are several groups who identify themselves as Rajputs in many areas of the northern and central India, तो अभी के समय में बहुत सारे, पहले भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप थे और अभी भी हैं जो अपने आप को राजपूत बताते हैं और वो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में रह रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल्स अदर देन राजपूत्स हु लिव इन राजस्थान, और राजपूत के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राजस्थान में रहते हैं। However, the Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. इसके बावजूद भी राजपूत जो है उनको पहचाना जाता है राजस्थान के कल्चर में अपना योगदान देने के लिए, अनोखा योगदान देने के लिए। लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा ऐसा माना जाता था कि राजस्थान का वो रीजन जो है, वेस्टर्न रीजन जो है वो राजपूताना है, मतलब कि सिर्फ राजपूत वहां पे रूलिंग करते हैं। ओके, तो क्या पे इमेज दिया हुआ है प्रिंस राज सिंह ऑफ बीकानेर, ये बीकानेर के राजकुमार का फोटो दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, प्रिंस राज सिंह, और देख सकते हो कितना अच्छा कलरफुल इस तरीके से इसको बनाया गया है। फर्दर, These cultural traditions were closely linked with the ideals and aspiration of rulers. तो ये जो सांस्कृतिक परंपराएं थी, ये सब जो भी राजा के विचार हुआ करते थे, जो भी उन लोगों की मनोकामना हुआ करती थी, या जो उनकी भी प्रेरणा का स्रोत रहा करता था, तो इन सब चीजों को ये लोग दर्शाते थे कल्चरल ट्रेडिशंस के रूप में। From about the 8th century, तो 8वीं शताब्दी से, most of the present day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families. तो 8th century से, from about the 8th century, तो अभी के समय की जो राजस्थान का जो बहुत सारा हिस्सा है, उधर बहुत सारे राजपूत फैमिलीज का राज है। पृथ्वीराज चैप्टर 2, पृथ्वीराज के बारे में जो हम लोग चैप्टर 2 में जाने हैं, वाज वन सुच रूलर, तो वैसे ही एक वो रूलर थे। दीज रूलर्स चेरिश्ड द आइडियल ऑफ द हीरो हु फॉट वेलिएंटली, तो ये रूलर्स जो थे अपने हीरोज को, आइडियाज को फॉलो करते रहे, जो बहादुरी के साथ लड़ा करते थे। Often choosing death on the battlefield rather than face defeat, और हार मानने के बदले वो लोग अपना जान गंवाना ज्यादा प्रेफर करते थे। Stories about Rajput heroes were recorded in poems and songs. राजपूत के हीरो के जो थे, राजपूत की जिनकी गाथाएं बोली जाती हैं, तो उसको कविता के रूप में या फिर गानों के रूप में सजो करके रखा गया है। Which were recited by specially trained minstrels, जिनको ट्रेंड लोग जो हुआ करते थे वो उनके द्वारा गाया जाता था। These preserved the memories of the heroes and were expected to inspire others to follow their example. तो इससे बहुत सारे हीरोज की याद को प्रिजर्व करके बचा के रखा गया। And were expected to inspire others, और इसकी मदद से दूसरों को भी प्रेरित करने का मौका मिलता है इन गानों और कविताओं की मदद से, और ये एक उदाहरण के तौर पे स्थापित हुए। Ordinary people were also attracted by these stories, तो आम आदमी भी इन कहानियों से प्रेरित हुए, इसकी तरफ आकर्षण हुआ वो लोगों का।
which often depicted dramatic situations and a range of strong emotions। तो इसमें इन कहानियों में बहुत सारे ड्रामेटिक सिचुएशंस भी हुआ करते थे और स्ट्रॉन्ग इमोशंस भी, जैसे लॉयल्टी ईमानदारी, फ्रेंडशिप दोस्ती, लव प्यार, वेलोर वीरता, एंगर गुस्सा। तो इस तरीके की भावनाओं के साथ इन कहानियों को लिखा जाता था, इन कविताओं को लिखा जाता था, इन गानों की लिखा जाता था राजपूतों के बारे में। डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दीज स्टोरीज, क्या औरतों को भी इस कहानी में कोई जगह मिला? समटाइम्स वुमेन आर डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हीरोइक हस्बैंड्स इन बोथ लाइफ एंड डेथ। कई बार हीरोइन को, वुमेन को, ठीक है, हीरोइन नहीं कहा जाएगा, वुमेन को अपने हीरो के यानी इनके जो हस्बैंड है या जो जिनको भी लोग फॉलो करते होंगे, तो उनके उनके उनका अनुयायी इनको समझा जाता था कि उनके साथ जीवन भर भी साथ रहेंगे और मरने के बाद भी, यानी अपने साथ उनके साथ अपना जान भी गवा देंगे। There are stories about the practice of sati और the immolation of widows on the funeral pyre of their husbands। ऐसे कहानियां हैं जहां पे सती प्रथा अपनाई जाती थी। ठीक है, सब जगह ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती औरतों को ही जबरदस्ती चिता पे बैठा दिया जाता था। सती प्रथा बच्चों, अब तक तो तुम लोग जानती हो कि सत्य प्रथा में क्या होता था कि औरतों को जला दिया जाता था, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं था कि औरतों को जबरदस्ती ही जलाया जाता था। कई जगह ऐसा भी होता था कि औरतें अपनी मर्जी से भी अपना प्राण त्याग कर देती थी, क्योंकि जिनके साथ उनको जीवन बिताना था वो रह नहीं गए इस वजह से। So those who followed the heroic ideal often had to pay for it with their lives। तो इसीलिए जो अपने पति को अपना सब कुछ माना करती थी, तो उन लोगों को भी अपना जान गंवाना पड़ जाता था। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक मैप बना हुआ है, रीजन्स डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग जिन जिन क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तभी तक हम लोगों ने केरला के बारे में जाना, ठीक है, चेरास के बारे में, फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना पुरी, उड़ीसा भुवन, उड़ीसा के बारे में, और राजस्थान के बारे में जहाँ पे राजपूत थे। तो ये मैप डिस्कस नहीं, इस मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करना बच्चों, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस जो है वो ग्रो करने लग गए थे, उनका बनने लग गए थे। नाउ द टॉपिक व्हिच आर गोइंग टू रीड इज बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स द स्टोरी ऑफ कथक। ठीक है, तो क्षेत्रीय सीमाओं से भी बाहर जो, तो कथक के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। कथक क्या एक डांस फॉर्म है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको शुरुआत करने से पहले जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसको देख लें। फाइंड आउट वेदर देयर आर ट्रेडिशंस ऑफ हीरोज और हीरोइंस इन योर टाउन और विलेज। पता करो क्या तुम्हारे गांव या शहर में भी ऐसे कोई हीरो या वो रोल मॉडल वाली वुमेन है जिनका कहानी या परंपरा चलते आया है। व्हाट आर द क्वालिटीज एसोसिएटेड विद देम, उनसे जुड़ी क्या खास बातें थी। इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द हीरोइक आइडियल्स ऑफ द राजपूत। तो और ये जिनके बारे में तुम जान रहे हो, तो ये हीरो राजपूत जो थे तो उनसे किस तरीके से बराबर थे या फिर उनसे अलग थे। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिस्कस करना आपस में, इसके बारे में फाइंड आउट करना बच्चों। Now the topic which you are going to read is beyond regional frontiers, यानी क्षेत्रीय सीमाओं से आगे भी बढ़ करके the story of कथक। तो कथक एक डांस फॉर्म है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। If heroic traditions can be found in different regions in different forms, अगर वीरता की कहानियां जो है, वीरता की परंपराएं जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में जानी गई, the same is true for dance। तो इसी तरीके से डांस के लिए भी, यानी नृत्य के लिए, नाच के लिए। Let us look at the history of one dance form। तो हम लोग अभी अलग से डांस फॉर्म के बारे में जानेंगे, डांस फॉर्म के इतिहास के बारे में जानेंगे, जिसको कथक कहते हैं। नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। और ये कथक जो है अभी के समय में नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे हिस्सों से जुड़ा हुआ है, यानी बहुत सारे स्टेट्स में इसको परफॉर्म किया जाता है। द टर्म कथक इज डिराइव्ड फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज्ड इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी। कथक जो वर्ड है डांस के लिए, तो ये वर्ड से लिया गया, जिस वर्ड से लिया गया उसको कहते हैं कथा। कथा वर्ड जो है वो संस्कृत में और दूसरे लैंग्वेजेस में भी इसका मतलब होता है स्टोरी, यानी कहानी। तो ऐसा डांस फॉर्म जो किसी कहानी को बता रहा है। द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। जो कथक जो थे वो एक स्टोरी टेलर्स की जाति थी नॉर्थ इंडिया के दरबारों में, मंदिरों में, ठीक है, दरबारों नहीं मंदिरों में। और दरबार में ये लोग बाद में पहुंचे थे, उसके बारे में लोग जानेंगे। तो शुरुआत में ये लोग एक कास्ट थे परफॉर्मर्स की, स्टोरी टेलर्स की, जो कि नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में परफॉर्म करते थे। हु एम्बेलिश देयर परफॉर्मेंस विद जेस्चर्स एंड सॉन्ग्स, जो अपने परफॉर्मेंस को जेस्चर्स यानी बॉडी मूवमेंट की मदद से और फिर गानों की मदद से परफॉर्म करते थे। कथक began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th centuries। कथक जो है एक अलग फॉर्म ऑफ डांस बनती चला गया 15th और 16th सेंचुरी में, विद द स्प्रेड ऑफ द भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट के साथ साथ, अब भक्ति मूवमेंट के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कैसे किस तरीके से अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटी को फॉलो करने वाले, अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस और कल्चर्स को फॉलो करने वाले अलग अलग दूसरी जगहों पे भी दूसरी जगह तक भी स्प्रेड किया गया भक्ति मूवमेंट। तो इसी भक्ति मूवमेंट के दौरान में कथक भी जो है वो अलग अलग जगहों पे स्प्रेड हुआ। द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वर इनेक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड रास लीला। राधा कृष्णा के बारे में एक नाटक के द्वारा, एक लोक नृत्य के द्वारा, एक लोक नायक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे रासलीला कहा जाता है। जानते हो कि अगर तुम लोगों को तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो ये लोक नृत्य की मदद से, यानी कथक नृत्य की मदद से रासलीला को भी रिप्रेजेंट किया जाता है।
विच कंबाइंड फोक डांस विद द बेसिक जेस्चर्स ऑफ द कथक स्टोरी टेलर्स, जिसमें लोक नृत्य है और बॉडी के मूवमेंट्स हैं जिससे कथक स्टोरी टेलर्स परफॉर्म करते थे। अंडर द मुगल एम्पायर्स के अंडर में, एंड देयर नोबल्स और उनके जो दरबारी थे उनके अंडर में, कथक वॉज परफॉर्म्ड इन द कोर्ट, कथक जो है वो कोर्ट में परफॉर्म होता था। वेर एक्वायर्ड इट्स प्रेजेंट फीचर्स एंड डेवलप्ड इनटू अ फॉर्म ऑफ डांस विथ अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। तो पहले जो कथक सिर्फ मंदिरों में हुआ करता था, अब ये मुगल्स के समय में ये दरबार में भी होने लग गया, जो आज के समय में एक अलग फॉर्म में दिखता है और एक अलग स्टाइल बन चुका है, फॉर्म बन चुका है डांस का। सब्सिक्वेंटली इट डेवलप्ड इन टू ट्रेडिशंस और घरानाज, और कथक जो है ये दो साथ साथ जब डेवलप होते गया, ये दो तरीके से बनते रहेगा, तो इसके लिए दो परंपराएं बनते गए जिसे घराना भी कहा जाता है। वन इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान जयपुर एंड अदर इन लखनऊ, एक तो राजस्थान के कोर्ट में दरबार में जयपुर में जहां पे दरबार था राजपूतों का, और दूसरा लखनऊ में जहां पे शासन था मुगलों का। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह के संरक्षण में, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, जो कि अवध के लास्ट नवाब थे, इट ग्रू इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म, कथक जो है एक बहुत बड़ा कला का आकार ले चुका था। बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी के तीसरे क्वार्टर होते होते इट वाज फर्मली इंट्रेंच्ड एज अ डांस फॉर्म नॉट ओनली इन दीज टू रीजन्स। और 9th सेंचुरी के थर्ड क्वार्टर तक में ये जो डांस फॉर्म था कथक जो था, ये सिर्फ इन दोनों रीजन्स तक नहीं रह गया था, इन दोनों रीजन्स यानी सिर्फ राजस्थान और लखनऊ तक नहीं रह गया था, बट इन दी एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ द प्रेजेंट डे, और भी बाकी सारे क्षेत्रों में फैला आज के समय में जो है, जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार एंड मध्य प्रदेश। दीज आर द फ्यू एरियाज वेयर कथक फ्लरिश्ड। ओके, इन एरिया से पहले एक फिगर दिया यहाँ पे डांस क्लास, तो ये फिगर जो एक डांस क्लास को डिपिक्ट कर रहा है, लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो, तो ये खजुराहो मध्य प्रदेश में लक्ष्मण टेम्पल में ये फिगर बना हुआ है, मूर्ति बना हुआ है। ठीक है, तो ये कथक डांस फॉर्म जो है राजस्थान और लखनऊ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, फिर बिहार और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स और रीजन्स में ही फैला। Emphasis was laid on intricate and rapid footwork। अब emphasis यानी कि जो ज्यादा जोर दिया जाता था वो फुटवर्क पे जोर दिया जाता था कि किस तरीके से डांस परफॉर्म करना है। एलाबोरेट कॉस्ट्यूम्स, इनके पहनावे पे, ठीक है, कथक डांस को देखोगे बच्चों तो इसमें बहुत हेवी कॉस्ट्यूम भी पहने होते हैं, तो इनको पहनावे पे भी, एज वेल एज ऑन द इनएक्टिवमेंट ऑफ स्टोरीज, और साथ में कहानी को भी असरदार बनाए रखना। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चरल प्रैक्टिसेस, तो कथक बाकी सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस की तरह was viewed with disfavor by British administrator in the 19th and 20th century। तो किसी भी अपने देश के किसी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस की तरह कथक डांस फॉर्म को भी ब्रिटिशर्स के द्वारा 19th और 20th सेंचुरी में पसंद नहीं किया गया। However, it survived and continued to be performed by quotations, और लेकिन इसके बावजूद भी ये बचा हुआ रहा, इसको बचा करके रखा गया और दरबारों में दरबारियों के द्वारा इसे परफॉर्म करता रहा गया, and was recognized as one of the 6 classical forms of dance in the country after independence। और आजादी के बाद जो अपने देश में क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस है, तो उनमें टोटल 6 क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस है, तो उनमें से एक कथक भी बना हुआ अपना आजादी के बाद में। ओके, तो सबसे पहले क्लासिकल डांसेस से पहले या क्लासिकल को डिफाइन किया गया, हम लोग उसको देख लें। हिस्टोरिकली द टर्म रेफर्स टू द ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ऐतिहासिक तौर पे देखें तो क्लासिकल का मतलब हो गया कि आर्ट और लिटरेचर यानी कला और साहित्य के लिए बहुत महान काम, which had been produced in ancient Greece during the 5th and 4th centuries BCE, जिसकी उत्पत्ति हुई 5th से लेकर के 4th सेंचुरी BC तक ग्रीस में। ओके, ग्रीस। This was also the period when Greece witnessed the rise of Athens। ये वो समय था जब ग्रीस में एथेंस का उदय हो रहा था, टू अ प्रीमिनेंट पोजीशन, एक खास जगह पे उसका महत्वपूर्ण स्थान बनते जा रहा था। That culminated in the spectacular conquest of Alexander, जिसपे अलेक्जेंडर ने अपना आधिपत्य जमा लिया था, कब्जा कर लिया था, इन द नियर एंड मिडिल ईस्ट अप टू द फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। और अलेक्जेंडर जब भारत के सीमाओं तक पहुंच गया था, तो उस समय तक के समय को माना जाता है कि क्लासिकल फॉर्म ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, तो कथक को क्लासिकल कहा जा रहा है, यानी ये बहुत सारे सेंचुरीज बीसी से 5th से 4th सेंचुरीज, बहुत सारे नहीं कहेंगे डायरेक्टली, ये कि 5th से 4th सेंचुरीज बीसी, और इसे पुराना भी हो सकता है ये बच्चों। So it has been taken from the Dictionary of History of Schools। क्लासिकल डांसेस, कुछ और क्लासिकल डांसेस है, जैसे 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स थे, उसमें से कथक एक है जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। द क्वेश्चन ऑफ डिफाइनिंग एनी आर्ट फॉर्म एज क्लासिकल इज ऑफन क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो किसी भी आर्ट फॉर्म को क्लासिकल कहना अभी के समय में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। डू वी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल इफ इट डील्स विद अ रिलीजियस थीम? क्या हम लोग किसी चीज को क्लासिकल तभी कहते हैं जब वो किसी धार्मिक थीम पे बेस्ड हो? Or do we consider it classical because it appears to require a great deal of skill acquired through long years of training? या फिर हम लोग उसको क्लासिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको सीख पाने के लिए बहुत लंबे समय का प्रयास करना पड़ता है और बहुत कठिन अभ्यास करना पड़ता है।
के बाद हासिल होता है वो प्रैक्टिस, वो जो सिखाया है हम लोगों ने। और इज इट क्लासिकल बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स दैट आर लेड डाउन एंड वेरिएशंस आर नॉट इनकरेज्ड। या फिर इसे क्लासिकल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उसी अनुसार इसको परफॉर्म करना है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो ये अलग अलग हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क देखे जिसके बेसिस पे क्लासिकल डांसेस को या क्लासिकल आर्ट फॉर्म को क्लासिकल कह सकते हैं। These are questions we need to think about. ये ऐसे सवाल है जिनके बारे में सबको सोचना चाहिए। It is worth remembering that many dance forms that are classified as folk also share several of the characteristics considered typical of classical forms. ठीक है, तो ये भी याद रखने वाली बात है। It is worth remembering that many dance forms that are classified as folk, जैसे बहुत सारे डांस फॉर्म जिसको फोक कहा जाता है यानी लोक नृत्य, ना कि क्लासिकल, ठीक है, फोक कहा जाता है, also share several of the characteristics considered typical of classical form। तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो क्लासिकल फॉर्म से मिलती जुलती हैं। So while the use of the term classical may suggest that these forms are superior, तो क्लासिकल का ये मतलब हो गया कि ये जो डांस फॉर्म्स हैं या जो भी फॉर्म्स आर्ट के फॉर्म्स है, लिटरेचर के फॉर्म्स हैं, ये सुपीरियर है, उनसे महान है लोकल से, रीजनल से लेकर रीजनल के कंपैरिजन में। दिस नीड नॉट ऑलवेज बी लिटरली ट्रू, लेकिन ये हर समय जरूरी नहीं कि सही हो। तो क्लासिकल का डेफिनेशन है यहाँ पे, हम लोग किसी भी चीज को क्लासिकल किस आधार पे कह रहे हैं तो इसके बारे में है ये यहाँ पे। अदर डांस फॉर्म्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल एट प्रेजेंट आर, और भी दूसरे के डांस के आकार फॉर्म्स हैं जिसे हम लोग क्लासिकल कहते हैं, तो वो है भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में, कथकली फ्रॉम केरला, ओडिसी इन उड़ीसा, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, मणिपुर एंड मणिपुरी इन मणिपुर। सो दीज आर द अदर 5 डांस फॉर्म्स व्हिच आर बीइंग क्लासिफाइड एज क्लासिकल। देखिए यहाँ पे इमेज देख सकते हो बच्चों, कथक डांसर्स अ कोर्ट पेंटिंग, ठीक है, तो एक दरबार में पेंटिंग बना हुआ है कथक डांसर्स का, पेंटिंग बना हुआ है यानी कलर का यूज करके बना हुआ है। ये भी ध्यान रखना बच्चों की एंशिएंट टाइम्स का है, तो यहाँ पे भी कलर का इस्तेमाल किया गया है। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने जाना कि कथक डांस फॉर्म के बारे में, जो कि सेंट्रल इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में, राजस्थान तक भी सब फैला स्प्रेड हुआ वो। अब हम लोग जानेंगे पेंटिंग ऑफ पैटर्न्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स, ठीक है, पेंटिंग ऑफ पैटर्न्स यानी संरक्षणों का पेंटिंग बनाना, और मिनिएचर्स का ट्रेडिशन यानी छोटी छोटी पेंटिंग बनाना। Another tradition that developed in different ways was that of miniature painting। एक और परंपरा का उदय हुआ जो अलग अलग रूप में अलग अलग जगह फैला, जो कि कहलाया मिनिएचर पेंटिंग यानी छोटी छोटी पेंटिंग्स। मिनिएचर्स एज देयर वेरी नेम सजेस्ट, तो मिनिएचर जैसे इनसे नाम से पता चल रहा है, आर स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स, ये छोटे छोटे साइज के आकार के पेंटिंग है, जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर। तो इसे या तो वाटर कलर की मदद से कपड़े पे या फिर पेपर पे किया जाता है। द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर ऑन पाम लीव्स और वुड, पहले की जो मिनिएचर्स हुआ करते थे उन्हें या तो खजूर के पत्तों पे बनाया जाता था तो लकड़ी पे बनाया जाता था। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया, इनमें से बहुत सारे ऐसे मिनिएचर्स हैं, बहुत सारे सुंदर सुंदर ऐसे मिनिएचर्स हैं जो कि वेस्टर्न इंडिया में, जो कि राजपूत वाला जो एरिया था तो उस जगह पे पाया जाता है। वर यूज्ड टू इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट, लेकिन इसमें इन मिनिएचर्स की मदद से जैन टेक्स्ट को इलस्ट्रेट किया जाता था। The Mughal emperors Akbar, Jahangir and Shah Jahan patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts। तो मुगल एम्पेयर्स थे जैसे अकबर हो गए, जहांगीर हो गए और शाहजहां हो गए, तो इन लोगों ने अच्छे अच्छे पेंटर्स को पैट्रोनाइज के अपने संरक्षण में रखा और इनको मनुस्क्रिप्ट्स को और ज्यादा अट्रैक्टिव इलस्ट्रेटिव बनाने का प्रयास किया, जिसकी मदद से तस्वीरों के माध्यम से मनुस्क्रिप्ट्स को बनाने का कोशिश किया। कंटेनिंग हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड पोएट्री, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में और ऐतिहासिक कविताओं के बारे में माध्यम से मिनिएचर्स के माध्यम से वो सब चीज एक्सप्लेन करने का कोशिश किया गया मुगल्स के टाइम में। दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन्स, ये बहुत ही चटकदार, बहुत बढ़िया रंग बिरंगे रंगों में बने हुए होते थे और दरबार के दृश्य को दर्शाते थे। सीन्स ऑफ बैटल और हंटिंग, या तो फिर किसी युद्ध के दृश्य को दर्शाते थे या फिर शिकार करते हुए, एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, या फिर सामाजिक जीवन के दूसरे आयाम को। They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates। इन सबको यानी जो मिनिएचर्स हुआ करते थे, छोटे छोटे पेंटिंग्स हुआ करते थे, इन्हें गिफ्ट के रूप में भी एक्सचेंज किया जाता था, उपहार के रूप में, और खास करके जो राजा हुआ करते थे या जो नोबेल हुआ करते थे, जो धनी लोग हुआ करते थे, तो उन लोगों के साथ इसको जोड़ा जाता था। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक मिनिएचर पेंटिंग दिया हुआ है बच्चों, जो कि है मुगल एम्पायर के द्वारा अकबर, और ये शिकार के दौरान आराम कर रहा है, ठीक है। और शिकार के दौरान कैसे पता चला, तो यहाँ देखोगे कि लेपर्ड्स को, पैंथर्स को यहाँ पे उनके सेवकों ने बांध करके रखा हुआ, तो इस पेंटिंग से ये पता चलती है। फर्दर, विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मेनी पेंटर्स मूव्ड आउट ऑफ द कोर्ट्स ऑफ द इमर्जिंग रीजन टू द कोर्ट्स ऑफ द इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स। तो मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ में बहुत सारे ऐसे पेंटर्स जो थे, वो लोग छोटे छोटे इमर्जिंग रूलर्स थे, जो ज्यादा क्षेत्रीय लेवल पे
जो राजा पावरफुल होते जा रहे थे तो उनकी तरफ वो लोग मूव करने लग गए, उनके दरबार में जाने लग गए। सी ऑल्सो चैप्टर 8, जिनके बारे में लोग चैप्टर 8 में जानेंगे आगे। As a result, Mughal artistic tastes influenced the regional courts of the Deccan and the Rajput courts of Rajasthan। तो इसलिए मुगल का जो कला का क्षेत्र था तो वो डेक्कन तक भी पहुंचा, सेंट्रल इंडिया तक भी पहुंचा और वेस्ट के राजपूत तक भी पहुंचा। एट द सेम टाइम, उसी समय में दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उन लोगों ने अपने आप को, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी पेंटर्स जो थे, जो कलाकार थे, उन लोगों ने अपने को डेवलप किया और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बरकरार करके रखा। पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड। तो राजाओं के दरबार का पेंटिंग किया जाने लग गया। फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल, तो हम लोगों ने मुगल का एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो मुगल एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अकबर जो है शिकार के दौरान आराम कर रहा है, तो उसी का ये पेंटिंग बनाया हुआ है यहाँ पे। और देख रहे हो जो कितने सुंदर तरीके से, जो कहते हो ना आंख नाक कान मुंह भी बनाना टफ होता है, तो उस समय के लोगों का पेंटिंग है ये, जिसमें आंख कान मुंह जानवर और दृश्य सब अच्छे तरीके से बने हुए हैं। Besides, themes from mythology and poetry were depicted at centers such as Mewar, Jodhpur, Bundi, Kota and किशनगढ़। ओके, तो माइथोलॉजी और पोएट्री के अलावा ये थीम्स जो हैं अलग अलग केंद्रों पे डिपेंड था, जैसे मेवाड़, जोधपुर, बुंदी, कोटा और किशनगढ़। इन सब जगहों पे भी ये आर्ट फॉर्म जो वो एक्सपेंड होने चला गया था मिनिएचर पेंटिंग्स का। Another region that attracted miniature paintings was the Himalayan foothills around the modern day state of हिमाचल प्रदेश। दूसरा क्षेत्र जहां पे ये मिनिएचर पेंटिंग ज्यादा पॉपुलर हुए वो हिमालय के पहाड़ियों के नीचे था, हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में। बाय द लेट 17th सेंचुरी समाप्त होते होते तक में this region had developed a bold and intense style of miniature painting called बसोहली। तो ये हिमालयन फुटहिल्स का जो रीजन था, इन लोगों ने मिनिएचर पेंटिंग्स का एक बोल्ड और इंटेंस स्टाइल डेवलप कर लिया था, जिसे बसोहली कहा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वाज भानु दत्ताज रसमंजरी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो कि यहाँ पे पेंटिंग किया गया, जिसका मिनिएचर पेंटिंग किया गया था, तो वो भानु दत्ता के द्वारा लिखी गई कहानी थी रसमंजरी। तो उसको इलस्ट्रेट रूप में, यानी पेंटिंग के रूप में यहाँ पे दिखाया गया था। नादिर शाह इन्वेजन एंड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली इन 1739। नादिर शाह का आक्रमण और दिल्ली पे उसका कब्जा 1739 में रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट टू द हिल्स टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्लेन्स। ठीक है, तो जो मुगल आर्टिस्ट थे तो वो लोग अब हिल्स को छोड़ करके आर्टिस्ट टू दी हिल्स टू एस्केप दी, हाँ हिल्स पे पहुंच गए थे, हिल्स को छोड़ करके नहीं, अब वो लोग हिल्स पे चढ़ने लग गए थे। जो गंगा के प्लेन्स में बसे हुए थे, तो वो जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो उससे बचने के लिए ये लोग पहाड़ियों पे शरण ले लिया। Here they found ready patrons which led to the founding of the Kangra School of Painting। तो यहाँ पे इन लोगों को तैयार संरक्षक पहले से मिले, जिनके संरक्षण में, जिनकी देखरेख में ये लोग कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का डेवलपमेंट कर पाए। By the mid 18th century, the Kangra artists developed a style which breed the new spirit into miniature paintings। तो मिड 18th सेंचुरी तक में कांगड़ा आर्टिस्ट जो थे, उन लोगों ने एक ऐसा स्टाइल डेवलप किया जो कि मिनिएचर पेंटिंग में जान डाल लेता था। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वाज द वैष्णवाइट ट्रेडिशंस। और जिससे इन लोगों को प्रेरणा मिली वो थी वैष्णवाइट ट्रेडिशंस, यानी विष्णु धर्म के जो परंपराएं थे उनको मिला करके। सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स, हल्के रंग जैसे कूल ब्लू और ग्रीन्स, एंड द लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग। और संगीतमय तरीके से इस थीम को बनाना, तो ये कांगड़ा पेंटिंग को और यूनिक बनाता था, अलग बनाता था। सो हियर इमेज देख सकते हो बच्चों, कांगड़ा पेंटिंग बना हुआ है जिसमें कितनी बारीकी से आर्ट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, पत्तों को कितने अलग अलग रंग के पत्तों को, अलग अलग फूलों को कितनी बारीकी से यहाँ पे बनाया गया है। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में से सीख करके, या फिर जब वो नहीं बना होगा तो उससे पहले भी बनाया गया है। और एक यहाँ पे एक और इमेज है, महाराणा राम सिंह 2 प्लेइंग होली राजपूत मिनिएचर कोटा। ठीक है, तो ये राजपूत का मिनिएचर है, महाराणा राम सिंह का, महाराजा नहीं, महाराणा राम सिंह का, जो कि होली खेलते हुए दिखाया जा रहा है इस मिनिएचर पेंटिंग में। ये एक छोटा सा पेंटिंग है, समझोगे पोस्ट कार्ड के इतना। फर्दर रिमेंबर दैट ऑर्डिनरी वुमेन एंड मेन पेंटेड एज वेल। तो ये भी जानकारी वाली बात है कि जो आम आदमी या औरतें हुआ करते थे उन लोगों को पेंटिंग आता था। ऑन पॉट्स, वेल्स, फ्लोर्स, क्लोथ। ठीक है, तो चाहे वो ये लोग जो पेंटिंग क्या करते थे वो बर्तनों पे, दीवारों पे, फर्श पे, कपड़ों पे। वर्क्स ऑफ आर्ट दैट हैव ओकेजनली सर्वाइव्ड। तो ये उस सब जगहों पे जहाँ पे इन लोगों ने अपना आर्ट फॉर्म को दिखाया, तो ऐसी जगह पे थी जहाँ पे कला ज्यादा टिक नहीं पाया। ठीक है, पॉट्स था तो वो टूट गया, वॉल्स से दीवार पे थे तो उसके रंग झड़ गया, दीवार ही गिर गया, फ्लोर्स तो घिस करके मिट गया, तो इसे उतना सर्वाइव नहीं कर पाया।
अनलाइक द मिनिएचर्स दैट वर केयरफुली प्रिजर्व्ड इन पैलेसेस और फॉर सेंचुरीज। तो जैसे मिनिएचर्स को दरबारों में राजाओं महाराजा के संरक्षण में सेंचुरीज यानी सालों साल उनके पास रहा, तो अभी भी प्रिजर्व्ड है। लेकिन ये जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन के द्वारा जो बनाया गया वो प्रिजर्व नहीं रह पाया, क्योंकि वो पॉट पे बने थे, वॉल्स पे बने थे, फ्लोर्स पे बने थे, तो इसलिए वो सब प्रिजर्व नहीं रह पाए। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने मिनिएचर्स के बारे में जाना, ठीक है, आर्ट फॉर्म के बारे में जाना, मिनिएचर्स यानी छोटे पेंटिंग्स के बारे में। ओके बच्चों, चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, और इतना तो मैं कहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि अगर समझ में आएगा तो उसको भी समझने में भी मदद करो, ताकि उसको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और चैनल पर अगर नए हो और यहाँ तक बने हुए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नाउ द टॉपिक व्हिच आर गोइंग टू रीड इज द क्लोजर लुक ऑन बंगाल। ठीक है, बंगाल के ऊपर एक नजदीकी व्यू। द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज, एक क्षेत्रीय भाषा का उदय। ठीक है, ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज यानी जो बंगाली भाषा है उसके बारे में लोग जानेंगे कि वो कैसे डेवलप हुआ। एज वी सॉ एट द आउटसेट, जैसे हम लोगों ने शुरुआती में देखा, वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। किसी क्षेत्र को हम लोग उससे भी पहचानते हैं कि वहां के लोग कौन सी भाषा बोल रहे हैं। सो वी एज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली। तो इसीलिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि बंगाल के जो लोग हैं वो अक्सर सिर्फ बंगाली ही बोलते हैं। However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, ठीक है, तो सबसे रोचक बात यह है कि बंगाली जो अभी के समय बोला जा रहा है, यह माना जाता है कि बंगाली संस्कृत भाषा से रूप है। अर्ली संस्कृत टेक्स्ट मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, जो कि फर्स्ट मिलेनियम बीसीई के संस्कृत टेक्स्ट से बंगाली भाषा को लिया गया है। सजेस्ट दैट द पीपल ऑफ बंगाल डिड नॉट स्पीक संस्कृतिक लैंग्वेजेस। ठीक है, तो इससे ये भी पता चलता है कि उस समय के लोग जो है वो संस्कृत भाषा नहीं बोला करते थे, लेकिन बंगाल जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। हाउ देन डिड द न्यू लैंग्वेज इमर्ज, जब वो लोग संस्कृत भाषा नहीं भी बोलते थे तब ये नई भाषा कैसे इमर्ज कर गई, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। फ्रॉम द 4th-3rd centuries BCE, ठीक है, 4th-3rd centuries BCE, okay, before Christ era, कमर्शियल टाइज बिगेन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध साउथ बिहार। ठीक है, व्यापारिक संबंध जो है, व्यापारिक रिश्ते जो वो जुड़ने लग गए थे मगध और बंगाल के बीच में। मगध यानी अभी के समय का जो बिहार है, झारखंड है, वो सब रीजन जो है, विच में हैव लेड टू द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृत, जिसकी वजह से संस्कृत का ज्यादा असर पड़ा। ड्यूरिंग द 4th century के समय में, ठीक है, 4th century वी आर रीडिंग अबाउट 4th-3rd centuries BCE, अब यहाँ पे 4th century यानी CE, द गुप्ता रूलर्स एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द नॉर्थ बंगाल। 4th century के समय में गुप्ता के जो राजा थे, तो उन लोगों ने बंगाल के, नॉर्थ बंगाल के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, और खास करके राजनीतिक वाला संघर्ष करके कब्जा जमा लिया। एंड बिगेन टू सेटल ब्राह्मण्स इन दिस एरिया, और उस एरिया में ब्राह्मणों को वो लोग सेटल करने लग गए। सेटल मतलब कि उनको बसाने लग गए। दस द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मिड गंगा वैली बिकेम ए स्ट्रॉन्गर। तो इसलिए जो भाषा का जो भी अंतर था और कल्चर का जो भी असर था मिड गंगा का, तो वो उस क्षेत्र में यानी बंगाल के क्षेत्र में, नॉर्दर्न बंगाल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका। इन दी 7th century, 7वीं सेंचुरी में, द चाइनीज ट्रेवलर ज़ुआनज़ांग observed that languages related to Sanskrit were in use all over Bengal। तो 7th century तक में, तो अभी तक 4th century में बंगालों ब्राह्मणों को आप एस्टेब्लिश किया गया, और 7th century आते आते तक में ज़ुआनज़ांग ट्रैवलर था, एक चाइनीज ट्रैवलर था, तो उसने ये देखा कि बहुत सारी भाषा जो बंगाल में बोली जा रही है वो संस्कृत से रिलेटेड है। From the 8th century, Bengal became the center of a regional kingdom under the Palas। 8th century आते आते बंगाल जो है एक क्षेत्रीय किंगडम बन चुका था, पूरा साम्राज्य बन चुका था पालास के अंदर में, जिनके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 2 में जाना। Between the 14th and 16th centuries, Bengal was ruled by sultans who were independent of the rulers in Delhi। तो 14th और 16th सेंचुरी के बीच के समय में जो सुल्तान, जो रूलर्स थे, तो बंगाल के जो रूलर्स थे, तो ऐसा माना जाता था कि वो दिल्ली के राजाओं से आजाद थे, यानी मुगल साम्राज्य, तो दिल्ली सल्तनत जो थी, जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 3 में जाना, उनसे वो लोग आजाद थे, उनसे उसका कुछ नहीं देना था, कोई असर नहीं था। इन 1586 व्हेन अकबर कंकर्ड बंगाल, ठीक है, 1586 में जब अकबर ने बंगाल पे कब्जा किया, अकबर यानी मुगल, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो था, ठीक है, तो उस समय के बीच में ही 14 से 16 सेंचुरी में वो सुल्तान के द्वारा रूल किया जा रहा था, जो कि इंडिपेंडेंट, मतलब कि दिल्ली के राजाओं के अधीन नहीं था। लेकिन 1586 में जब अकबर ने उस पर कंट्रोल किया, कब्जा किया, इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा, तो वो बंगाल सूबा का एक केंद्र बन चुका था। वाइल पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाली डेवलप्ड एज ए रीजनल लैंग्वेज। तो जहाँ पे पर्शियन जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता था, यानी प्रशासनिक काम में इस्तेमाल लिया जाता था, में बंगाली जो है वो क्षेत्रीय भाषा बन चुकी थी। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक पेज दिया हुआ है, पेज फ्रॉम अ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो ये एक पन्ना लिया हुआ है पाम लीफ, खजूर के पत्ते के मैन्युस्क्रिप्ट से,
ऑफ द अर्लीस्ट बंगाली रामायण। तो ये बंगाली में रामायण, बंगाली भाषा में जो रामायण लिखी गई है तो उसी का बारे में इस पाम के पत्ते पे भी लिखा हुआ है। In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language। तो 15th century तक में जो भी बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे तो वो लोग सब मिल करके एकजुट होने लग गए। बेस्ड ऑन द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन। तो जो यूनाइटेड होने लग गए, जिसे हम लोग आज के समय में वेस्ट बंगाल बोलते हैं, यानी वहां पे जो भी बंगाली भाषा बोलने वाले लोग थे वो लोग एक सब ग्रुप बनाने लग गए जो आज के समय में वेस्ट बंगाल में सेटल्ड हैं। Thus, although Bengali is derived from Sanskrit, जैसे बंगाली को संस्कृत से डिराइव किया गया है, it passed through several stages of evolution, लेकिन ये बहुत सारे विकासों के दौर से गुजरा है। Also, a wide range of non-Sanskrit words, इसमें बहुत सारे non-Sanskrit words भी हैं, derived from a variety of sources, including tribal languages, पर्शियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस, जो कि अलग अलग सोर्सेस से लिए गए हैं, जैसे क्षेत्रीय भाषा आदिवासी लोगों के द्वारा, जनजातीय लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसमें से लिया गया है, पर्शियन से लिया गया है, या फिर यूरोपियन लैंग्वेजेस से भी। हैव बिकम अ पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली। तो ये एक मॉडर्न बंगाली का एक हिस्सा बन चुका है। तो दिस इज द इमर्जेंस ऑफ द न्यू लैंग्वेज दैट इज बंगाली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अर्ली बंगाली लिटरेचर में भी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहले बंगाली लिटरेचर को बंगाली साहित्य को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता था। वन, इंडेप्टेड टू संस्कृत, एक तो वो जो संस्कृत के ऋणी है, मतलब कि जो कि संस्कृत से लिया गया है, एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट, दूसरा वो जिसका संस्कृत से कुछ लेना देना नहीं है, जो लोकल रीजनल लैंग्वेज के तौर पे उभरा और दूसरी जगह पे भी स्प्रेड होता चला गया। द फर्स्ट इंक्लूड्स ट्रांसलेशंस ऑफ द संस्कृत एपिक्स। पहला तो है कि संस्कृत एपिक्स का, संस्कृत के जो महागाथा थे, जैसे रामायण का दिया हुआ ऊपर में, तो उस तरह से संस्कृत के जो महागाथा थे तो उन लोगों का उन मनुस्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन as the Mangal Kavyas literally auspicious poems dealing with the local deities and भक्ति literature। तो एग्जांपल्स दिए हुए कुछ संस्कृत एपिक के, जैसे मंगल काव्यास जिसमें यह कि पवित्र गीतें, कविताएं लिखी हुई हैं और लोकल भगवान के बारे में, एंड भक्ति लिटरेचर, भक्ति साहित्य, सच एज द बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देव, तो द लीडर ऑफ द वैष्णव भक्ति मूवमेंट, चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 में हम लोगों ने चैतन्य देव के बारे में जाना है, तो वो भक्ति मूवमेंट के लीडर थे, वैष्णव भक्ति मूवमेंट के लीडर थे, तो उनके बायोग्राफी को भी लिखा गया है दूसरी भाषा में। ओके, दैट इज सॉरी, पहले भाषा में, दैट इज द एपिक फ्रॉम द लैंग्वेज टेकन फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स, ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत एपिक्स। द सेकंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर, दूसरा जो कि संस्कृत से जिसका कुछ लेना देना नहीं है, तो उसमें नाथ लिटरेचर है, सच एज द सॉन्ग्स ऑफ मैनामती एंड गोपी चंद्र, जैसे मैनामती और गोपी चंद्र के गीत। स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर, वैसे कहानियां जिसमें धर्म ठाकुर की पूजा के बारे में लिखा गया है। एंड फेरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बलाड्स, ठीक है, और फेरी टेल्स यानी परी कथाएं, फोक टेल्स यानी लोक कथाएं, और बलाड्स यानी जो भजन वजन हो गए, तो उस तरह की चीजें लिखे हुए सेकंड वाले पार्ट में, जो कहा जाता है कि संस्कृत से जिस लैंग्वेज का लेना देना नहीं है। तो मैनामती, गोपीचंद एंड धर्म ठाकुर के बारे में यहाँ पे कुछ है। द नाथ्स वर एस्केटिक्स हु एंगेज्ड इन अ वैरायटी ऑफ योगिक प्रैक्टिस। नाथ जो थे वो एस्केटिक थे, आस्तिक थे, भगवान को मानते थे और अलग अलग तरीके के योगिक प्रैक्टिस में जुड़े हुए रहते थे वो लोग। दिस पर्टिकुलर सॉन्ग व्हिच वाज ऑफन इनैक्टेड डिस्क्राइब्ड हाउ मैनामती अ क्वीन एनकरेज्ड हर सन गोपी चंद्र टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ एस्केटिज्म इन द फेस ऑफ वैरायटी ऑफ ऑब्स्टिकल्स। तो ये जो कविता है, जिस कविता के बारे में कहा जा रहा है मैनामती के बारे में, तो उन्होंने अपने बेटे गोपीचंद्र को सिखाया कि वैसे वो भी भक्ति का रास्ता अपनाए, एस्केटिज्म का पाथ अपनाए, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। धर्म ठाकुर इज अ पॉपुलर रीजनल डेटी। धर्म ठाकुर जो है वहां के क्षेत्रीय स्तर के एक बहुत पॉपुलर, बहुत ही ख्याति भगवान थे। ऑफन वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोन और अ पीस ऑफ वुड, जिनकी पूजा पत्थर के रूप में भी की जाती है या फिर लकड़ी के रूप में भी। द टेक्स्ट बिलोंगिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी आर इजियर टू डेट। तो जो पहले कैटेगरी के जो टेक्स्ट हैं, यानी जो संस्कृत भाषा से लिए गए टेक्स्ट हैं, तो उनको आसानी से पहचाना जा सकता है, उनको पता चलता है कि वो कब लिखे गए हैं। As several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th centuries। ऐसे बहुत सारे हस्त द्वारा लिखे गए किताबें मिलती हैं, मनुस्क्रिप्ट मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि वो बने हैं या तो 15th या तो मिड 18th सेंचुरी में। Those belonging to the second category circulated orally and cannot be precisely dated। और सेकंड कैटेगरी का जो है, जो कोई संस्कृत से जिसका कुछ लेना देना नहीं माना जाता है, जैसे तो ये मैनामती वाले हो गए, गोपीचंद्र वाले हो गए, और धर्म ठाकुर का जो पूजा पाठ से रिलेटेड हो गया, ये सब ओरली ट्रांसफर होते गया, सर्कुलेट होते रह गया, तो इसीलिए इसका प्रिसाइजली डेट पता नहीं चलता है कि ये कब इनका उत्सर्जन हुआ, कब ये बने।
They were particularly popular in Eastern Bengal. These languages were particularly popular in Eastern Bengal, where the influence of Brahmins were relatively weak. जहाँ पे ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस जो वो कम था, ठीक है, ब्राह्मण्स कहाँ पे पहुंचाए गए थे, तो वो पहुंचाए गए थे नॉर्दर्न इंडिया में, सॉरी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बंगाल में. So this is how we get to know. This is some point we get to know about the language, that is Bengali. Now we are going to know about the peers and temples. ठीक है, peers यानी जो मुस्लिम धर्म से रिलेटेड जो होते हैं, तो वो उनके बारे में और मंदिरों के बारे में. From the 16th century, 16वीं शताब्दी से, people began to migrate in large numbers from the less fertile western Bengal to the forested and marshy areas of southeastern Bengal. तो लोग जो है वेस्टर्न बंगाल से जो उपजाऊ वाला जमीन था, साउथ ईस्टर्न बंगाल का हिस्सा जो था, जो उपजाऊ वाला हिस्सा था, तो लोग उस तरफ माइग्रेट होने लग गए, एक वेस्टर्न बंगाल छोड़ करके दूसरी जगह पे जाने लग गए. As they moved eastwards, they cleared forest and brought the land under the rice cultivation. तो जैसे जैसे वो ईस्ट की तरफ जाते रहे, तो उन्होंने जंगल को भी साफ करते रहे और साथ में कल्टीवेशन के लिए जमीन भी बनाते रहे, और खास करके राइस कल्टीवेशन यानी चावल की खेती के लिए. ग्रेजुअली लोकल कम्युनिटीज और ऑफ फिशर फोक एंड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, और साथ में लोकल कम्युनिटीज थे फिशर फोक के जो मछुआरे थे वहां के, और शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स पहले के जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स परफॉर्म करने वाले थे, तो वो सब साथ भी ऑफन ट्राइबल्स मर्ज्ड विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट्स. तो पहले के जो किसान थे वहां पे पहले से ही सेटल, तो ये न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट, जो नए किसान आकर के जो माइग्रेट करके आ रहे थे, तो उनसे उनका मर्ज हो गया, वो लोग सब साथ में मिलकर के अब अपना काम करने लग गए. This coincided with the establishment of Mughal control over Bengal, with their capital in the heart of the eastern delta at Dhaka. और जब ये वेस्टर्न जब ये वेस्टर्न पार्ट के जो लोग थे, तो ये लोग जब माइग्रेट करने लग गए, तो इसके साथ साथ मुगल का भी साम्राज्य बढ़ते चला गया, और इन लोगों ने ढाका के डेल्टा, ईस्टर्न डेल्टा वाले रीजन को अपना कैपिटल बनाया. Officials and functionaries received the land and often set up mosques that served as centers for religious transformation in these areas. तो वहाँ पे जो काम करने वाले थे, ऑफिशियल्स थे, फंक्शनरीज थे, जो काम को लागू किया करते थे, तो उन लोगों को जमीन भी दिया जाता था मस्जिद बनाने के लिए, ताकि धर्म का प्रचार कर सके. The early settlers sought some order and assurance in the unstable conditions of the new settlements. तो पहले के जो लोग थे वहां पे, जो पहले से भी सेटल रहते थे, तो कुछ ऑर्डर्स और ऐसे जो संभावनाएं दी गई थी उन लोगों को, जो अच्छा नहीं लगा नए सेटलमेंट्स की रिगार्डिंग में भी. नए सेटलमेंट्स की जो राजा के द्वारा भेजे गए जो लोग थे, जमीन उनको कब्जा में लेकर के वहां पे मस्जिद बना देना, तो इस तरह की चीजें उन लोगों को अच्छा नहीं लगी. These were provided by community leaders, और इन सब जो है कम्युनिटी लीडर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था, who also functioned as teachers and adjudicators. ओके, तो शिक्षक के रूप में और ज्ञान देने वाले के रूप में ये लोग सेटल होने के लगे. एंड वर समटाइम्स ascribed with supernatural powers, और ऐसा भी माना जाता था कि इनके अंदर सुपरनेचुरल पावर्स भी था. ठीक है, तो अब ऐसा क्यों? पीपल रेफर टू देम विद अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट एज पीस. तो सुपरनेचुरल पावर होने की वजह से लोगों का ऐसा मानना था. सुपरनेचुरल पावर कहने का मतलब कि अभी के समय में जानते हो कि ऐसे बाबा हैं जो कहते हैं कि बीमारी दूर कर देंगे, तो उसी तरीके से लोग जो थे, वो लोग भी कहने लग गए कि लोगों की मदद करेंगे, उनके दुख दूर करेंगे, कष्ट दूर करेंगे. तो वो उन लोगों की नजर में उन लोगों का इज्जत बढ़ने लग गया, और उन्हें पीर कहा जाने लग गया. और लगते पहले आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उसको देख लें. Why do you think the second category of text was not written down? ठीक है, सेकंड कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट है बच्चों, तो तुम लोग को ऐसा क्यों लगता है कि उसे क्यों नहीं लिखा गया? अब पीर किसके लिए? तो पर्शियन वर्ड मीनिंग है स्पिरिचुअल गाइड. पीर का मतलब हो गया कि एक पर्शियन वर्ड है पीर, जिसका मतलब है कि आध्यात्मिक ज्ञान वाला, ठीक है, आध्यात्मिक के बारे में बताने वाला. दिस टर्म इंक्लूडेड सेंट्स और सूफीज एंड अदर रिलीजियस पर्सनैलिटीज. तो ये जो टर्म था, ये जो ड्यूरेशन था, तो ये ड्यूरेशन के समय में बहुत सारे सेंट आए, संत आए, सूफी आए, और भी दूसरे धार्मिक पर्सनैलिटी आए. डेयरिंग कॉलोनाइजर्स एंड डिफाइड सोल्जर्स, जो कॉलोनाइजर्स थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लोग थे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, तो उन लोगों ने हराया, उनके सैनिकों से लड़े. वेरियस हिंदू एंड बुद्धिस्ट डेटीज एंड इवन एनिमिस्टिक स्पिरिट्स. ठीक है, और बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं और बुद्धिस्ट देवी देवता जो थे, देवता, और एनिमिज्म, एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट्स. ठीक है, इन लोगों का यह मानना कि जो जिंदा लोग हैं, तो वो पौधों के लिए भी कुछ करें, एंड नेचुरल फिनोमेना. तो ये सब चीज के मतलब कि धर्म से जुड़े हुए लोग सबका उत्पत्ति होने लग गया था बंगाली रीजन में भी. द कल्ट ऑफ पीर्स और अनऑर्थोडॉक्स भी. ठीक है, कि इंसान झाड़ू मार करके, लात मार करके किसी को ठीक कर देगा.
द कल्ट ऑफ पीर्स बिकम वेरी पॉपुलर एंड देयर श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल। तो ये पीर लोग जो थे, इनकी मान्यताओं को मानने वाले जो लोग थे, ये लोग बहुत ज्यादा सब जगह फैल चुके थे। और बंगाल में जैसे काला जादू भी समझ लो आज के समय में, ठीक है, कि बंगाल का काला जादू अगर तुम लोगों ने सुना होगा कि बंगाल में काला जादू चलता है, तो इन लोगों के द्वारा ही बसाया गया कि काला जादू हम लोग जानते हैं। बंगाल वॉज विटनेस्ड अ टेम्पल बिल्डिंग स्प्री फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरी। बंगाल ने वो समय भी देखा जब लगातार वहां पे मंदिर भी बन रहे थे 15th सेंचुरी में, लेट 15th सेंचुरी में, विच कल्मिनेटेड इन द 19th सेंचुरी, जो कि जाकर गुरु का 19th सेंचुरी में। वी हैव सीन चैप्टर 2 में हम लोगों ने देखा दैट टेम्पल्स एंड अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर्स वर ऑफन बिल्ड बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप हु वर बिकमिंग पावरफुल। तो टेम्पल मंदिर हो गए, और फिर दूसरे भी धर्म से रिलेटेड अगर कोई भी मॉन्यूमेंट बन रहा है तो वो किसी एक के द्वारा भी बना सकता था, या ऐसे ग्रुप के द्वारा जो ज्यादा पावरफुल है, टू बोथ डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम देयर पीटी। ठीक है, अपनी भक्ति भी दिखाने के लिए और अपनी शक्ति भी दिखाने के लिए। तो इस तरीके के लोग जो हुआ करते थे, जो धनी भी हुआ करते थे, पावरफुल भी हुआ करते थे, तो वो मंदिर बनवा देते हैं, तो धर्म से जुड़े हुए कोई भी मॉन्यूमेंट बनवा दिए। मेनी ऑफ द मॉडेस्ट ब्रिक, बहुत सारे जो ब्रिक थे, एंड टेराकोटा टेम्पल्स इन बंगाल वर बिल्ट विद द सपोर्ट ऑफ सेवरल लो सोशल ग्रुप्स। तो इन सब चीजों को बनाया गया अधिकतर लो सोशल ग्रुप, जो नीचे जात के लोग हुआ करते थे, जो समूह हुआ करता था, तो उन लोगों की मदद से, सच एज द कोलू ऑयल प्रेसर्स एंड द कानसारी बेल मेटल वर्क्स। सो दीज आर द लो सोशल ग्रुप्स, जैसे कोलू जो तेल निकालने वाले हुआ करते थे, और कांसारी जो घंटियां बनाया करते थे। द कमिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो जैसे जैसे यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आते चले गए, तो न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, यानी जो भी अर्थव्यवस्था का मौका था, वो बहुत सारा बनते गया। मेनी फैमिलीज बिलोंगिंग टू दीज सोशल ग्रुप्स अवेल्ड ऑफ दीज। तो बहुत सारे ऐसे फैमिलीज थे जो ऐसे सोशल ग्रुप में थे, यानी जो लो सोशल ग्रुप में थे, तो इनकी बहुत सारा मान्यता मिला, इन लोगों को बहुत सारा फायदा भी हुआ। एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजिशन इंप्रूव, फायदा इसलिए हुआ क्योंकि उनका सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत सुधरा। दे प्रोक्लेम्ड देयर स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। अब ये जो लो सोशल ग्रुप के लोग थे, जो ये मंदिर बनाया करते थे, इस तरीके के काम में लगा करते थे, तो इन लोगों को मंदिर बनाने की वजह से एक थोड़ा स्टेटस इन लोग का हाई हो गया। When local deities once worshipped in thatched huts in villages, तो जब लोकल देवता जो हुआ करते थे, जिनको पहले झाड़ भूसे भूसे के झोपड़ी में पूजा जाता था गांवों में, gained the recognition of the Brahmins, और उनको भी जब ब्राह्मणों का मान्यता मिल गया, their images began to be housed in temples, तब उनकी मूर्तियों को मंदिरों में भी बसाया जाने लग गया। The temples began to copy the double roofed दो चाला और four roofed चौचाला structure of the thatched huts। और ये जो मंदिर थे, ये लोग झोपड़ी का आकार लेकर के अपने मंदिरों को भी बनाने लग गए। ठीक है, दो चाला अगर दो छत दिया हुआ है, चौचाला यानी अगर चार छत दिया हुआ है, तो डिजाइन ऑफ मंदिर है, ये डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर है, उसी के बारे में मेंशन किया हुआ है। आर्किटेक्चर ही मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म इन डिजाइनिंग बिल्डिंग, इन कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। दिस लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल बंगाली स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो एक बंगाली स्टाइल के रूप में मंदिर का आर्किटेक्चर के रूप में उभर के आया, दो चाला और चौचाला। इन द कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स फोर रूफ्ड स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाला था फोर रूफ्ड स्ट्रक्चर, फोर ट्रायंगुलर रूफ्स प्लेस्ड ऑन द फोर वॉल्स मूव अप टू द कवरेज ऑन अ कर्व्ड लाइन और अ पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे आर्किटेक्चर का थोड़ा कोर्स दिया हुआ है कि पुराने जमाने में घर जो बनाया जाता था, आई नो इट विल बी काइंड ऑफ बोरिंग एंड नॉट वर्दी टाइप ऑफ टॉपिक रिलेटेड टू हियर, बस आर्ट के फॉर्म से है। इस तरीके का मॉन्यूमेंट बनाया गया था उस समय में धर्म से रिलेटेड। किस तरीके का कि चार गो थे ट्रायंगुलर रूफ्स प्लेस्ड ऑन द फोर वॉल्स, जिन्हें चार दीवारों पे सपोर्ट करके खड़ा किया जाता था, अप टू कवरेज ऑन अ कर्व्ड लाइन और अ पॉइंट। ठीक है, किसी कर्व्ड लाइन या फिर पॉइंट पे। टेम्पल्स वर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म, मंदिर जो बनते थे वो चौकोर पे बना करता था। द इंटीरियर वॉज रिलेटिवली प्लेन, अंदर का इंटीरियर जो रहता था देखरेख जो वो प्लेन, बट द आउटर वॉल्स ऑफ मेनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग्स। लेकिन जो बाहरी दीवार हुआ करती थी उस पर कलात्मक, ठीक है, चित्रात्मक काम किया हुआ रहता था। ऑर्नामेंटल टाइल्स और टेराकोटा टेबलेट्स। ठीक है, ऑर्नामेंटल टाइल्स यानी गहने वहने से भी सजा करके बनाया जाता था, ये तो टेराकोटा के टेबलेट्स हुआ करते थे। इन सम टेम्पल्स, कुछ मंदिरों में, पर्टिकुलरली इन विष्णुपुर इन दी बंकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, कुछ मंदिरों में, खास करके वेस्ट बंगाल के बंकुरा डिस्ट्रिक्ट के विष्णुपुर के जगह में जो मंदिर थे, सच डेकोरेशन रीच्ड अ हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। तो ये जो मंदिरों को सजाने की जो थी कला थी, वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो चुका था, जैसे वेस्ट बंगाल के बंकुरा डिस्ट्रिक्ट के विष्णुपुर में। तो यहाँ पे दो इमेज बना हुआ है, अ डबल रूफ्ड हैचेड हट। ठीक है, तो ये दो छत डाल करके यहाँ पे बनाया हुआ है। एक तो ये जो देख रहे हो ना, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके अंदर में भी एक छत है, तो ये हो गया दो छत का। और एक फोर रूफ्ड टेम्पल विथ अ टावर,
ठीक है, 4 रूफ्ड टेम्पल विथ अ टावर। और ये देखो 3 इस तरीके से, ये सब डिजाइन है, आर्किटेक्चर है मंदिर बनाने का अलग अलग प्रकार से बंगाली रीजन में। एक और यहाँ पे इमेज बना हुआ है, कृष्ण विथ गोपीज, कृष्ण भगवान को दिखाया गया गोपियों के साथ में। टेराकोटा प्लेक, तो टेराकोटा का मिट्टी पे ये बनाया हुआ है, फ्रॉम द श्याम मौर्य टेम्पल विष्णुपुर। ठीक है, तो ये विष्णुपुर के मंदिर में पाया जाने वाला है टेराकोटा प्लेट पे। तो आई थिंक, ठीक है, तो विष्णुपुर का मंदिर तो नहीं दिया हुआ है, तो ये विष्णुपुर के मंदिर में ये टेराकोटा प्लेट है। फर्दर, फिश बीइंग ड्रेस्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, तो ये यहाँ पे इमेज बना हुआ है बच्चों, देख सकते हो कि यहाँ पे मछली बनाया जा रहा है कंजम्पशन के लिए, लोगों के द्वारा खाने के लिए। टेराकोटा प्लेक फ्रॉम द वैशाखी टेम्पल आरामबाग। ठीक है, तो आरामबाग के वैशालखी टेम्पल में विशालक्षी, ठीक है, विशालक्षी मंदिर में ये है कि जो मछली पकाया जा रहा है। ठीक है, तो ये मंदिर में दिखाया जा रहा है इस तरीके से कि मछली पकाया जा रहा है, तो ये बंगाल के टेम्पल में। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना कि किस तरीके से मंदिरों के बारे में, पीर्स और टेम्पल्स, जो पीर हुआ करते थे, जो दुख दूर करने वाले जो लोग हुआ करते थे, काला जादू झाड़ फूक, आई थिंक यहीं से इमर्ज हुआ होगा बच्चों के, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि सुपर नेचुरल पावर्स भी उनमें, ऐसा माना जाता था कि उनमें सुपर नेचुरल पावर्स भी है। तो सुपर नेचुरल पावर्स क्या हुआ, जिसमें भी सुपर नेचुरल पावर रहेगा वो तो कुछ ना कुछ यूनिक रहेगा ही रहेगा। ऑलराइट, फर्दर नाउ वी आर गोइंग टू रीड फिश एज फूड। ठीक है, मछली भोजन के रूप में। ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। तो जो भी पहले के पारंपरिक खाने की आदत हुआ करती थी, तो वो सब कैसा खाना अवेलेबल है आसपास में, तो उसमें निर्भर करता था। बंगाल इज अ रिवराइन प्लेन विच प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। तो बंगाल नदी के तट पे बसा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारी फिश और चावल जो है, मछली जो है, मछली और चावल जो उपस्थित है, पैदा है, मिलते हैं। Understandably, these two items figure prominently in the menu of even poor Bengalis. तो ये ऑब्वियस सा बात है कि ये 2 आइटम जो है, राइस एंड फिश, तो वो बंगाल के गरीबों के थाली में भी मौजूद होती थी। Fishing has always been an important occupation and Bengali literature contains several reference to fish. Fish जो है बंगालियों का हमेशा एक बहुत मुख्य व्यवसाय रहा है, मेन इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा है। अब बंगाली लिटरेचर में इसके बारे में बहुत सारी चीजें मिलती हैं फिशेस के बारे में। What is more, और क्या, terracotta plaques on the walls of temples and viharas, Buddhist monasteries depict scenes of fish being dressed and taken to the market in baskets. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं और फिर बुद्धिस्ट के विहारास भी हैं, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में भी देखने को मिलता है कि मछलियों को तैयार किया जा रहा है कि उन्हें बाजारों में जाके बेचा जा सके। ठीक है, तो मछली ये इसलिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हिंदू धर्म फॉलो किया जा रहा है तो उसमें मेंशन किया जाता है कि जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मंदिरों में भी ये दिखाया गया कि मछली को ड्रेस करके, तो यहाँ देखो कट नहीं लिखा गया, ठीक है, किलो कट नहीं लिखा गया, ड्रेस लिखा जा रहा है कि मछली को तैयार करके मार्केट में बेचा जा रहा था। ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, ब्राह्मणों को नॉन वेजिटेरियन फूड अलाउ नहीं था खाने के लिए। But the popularity of fish in the local diet made the Brahmanical authorities relax this prohibition for the Bengal Brahmins. लेकिन जब मछली उस क्षेत्र में इतना ज्यादा पॉपुलर था और ज्यादा हो गया था, तो लोकल ब्राह्मणों को, जो बंगाली ब्राह्मण थे, तो उन लोगों को इससे रिलैक्स दे दिया गया, छूट दे दिया गया। द बृहधर्म पुराण, अ 13th century संस्कृत टेक्स्ट फ्रॉम बंगाल, एक बृहधर्म पुराण है जो कि 13th century टेक्स्ट है बंगाल से, परमिटेड द लोकल ब्राह्मण्स टू ईट सर्टेन वेराइटीज ऑफ फिश। तो लोकल ब्राह्मण्स को जो है कुछ खास तरीके के, कुछ खास प्रजातियों की फिश को खाने के लिए अलाउ करता है। तो हम लोगों ने जाना फिश एज फूड, यानी मछली को भी भोजन के रूप में स्वीकार किया गया। तो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कशन, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। बच्चों, क्वेश्चन आंसर को हम लोग क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक अगर यहाँ तक बने हुए बच्चों, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और किसी तरीके का कोई डाउट है तो उसको तुम लोग वेबसाइट पे जाकर के किसी भी पोस्ट में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, दैट सर्विस इज काइंड ऑफ फ्री। किसी भी कमेंट, किसी भी आर्टिकल में जाकर के तुम अपना सवाल को पूछ सकते हो। ठीक है, किसी तरीके का डाउट है, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट है, तो उससे भी पूछ सकते हो। तो चैप्टर हम लोगों ने जाना द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, ये था चैप्टर 7 फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस हिस्ट्री बुक। इसके अलावा मैथ साइंस के रिलेटेड अगर पढ़ाई में हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो। मैं सब पे कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता हूँ, इन्फॉर्मेशनली रहता है, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।